बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बायोलॉजी की क्लास शुरू करते हैं हम पेज नंबर 11 से, जो कि हमारा टॉपिक है द होली कुरान एंड बायोलॉजिकल साइंस। होली कुरान और बायोलॉजिकल साइंस दोनों के दरमियान रिलेशन। अच्छा, तो कल हमने डिस्कस किया था सूरह अन-नूर, सॉरी सूरह अन-नहल, आयत नंबर 68 और 69। वही से आज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 10 पे है। वअौहा रब्बुका इलन नख्ल, पेज नंबर 10 पे आखिर तक जो हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को हुक्म दिया कि वो अपने लिए अपनी हैबिटेशन चूज करें, और ये अल्लाह ताला का हुक्म था, पहाड़ों में, दरख्तों में और उन जगहों पर जो इंसान बनाते हैं। और फिर अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि फ्रूट्स को खाया करें, वहां से जो उनको रस मिलता है उससे शहद बनाओ। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया उसी शहद में मैंने बहुत सी बीमारियों की उसके लिए शिफा रखी है। तो हदीस से भी साबित है कि शहद में तकरीबन तमाम बीमारियों की शिफा अल्लाह ताला ने इसमें रखी है। तो यहाँ पर इस आयत में ओबीडियंस के बारे में कहा गया है, अल्लाह ताला की फरमानबरदारी के बारे में कहा गया है कि जिस तरह अल्लाह ताला एक छोटी सी शहद की मक्खी को हुक्म देता है तो वो किस तरह शहद बनाने के लिए अपनी जो उसका जो हाइव है सीधा शहद की मक्खियां चली जाती हैं, रस वहां से वो इकट्ठा करती हैं और फिर वहां से वापस भी ये मक्खी आते हैं। तो किसी भी जगह पर वो राइट या लेफ्ट साइड पे नहीं मुड़ते बल्कि सीधा जाते हैं और सीधा आते हैं, और ये अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान को इससे सीख लो कि किस तरह ये अल्लाह का हुक्म मानते हैं, और आप भी इसमें अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह की इबादत करो। नेक्स्ट आयत नंबर 45 सूरह अल-नूर, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु खलक़ा कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन, अल्लाह ताला ने हर एक जीरो को, हर एक जानदार को पानी से पैदा किया। अब इन तमाम जानदारों में से फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही, इन जानदारों में से कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि अपनी बिली के ऊपर मतलब पेट के ऊपर चलते हैं, जैसे कि स्नेक है, वर्म्स हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पेट के जरिए वो चलते हैं, हरकत करते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, इनमें से कुछ जानदार ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने पैदा किया है जो 2 लेग्स, 2 पैरों से वो चलते हैं, जैसी बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनके 2 पैर होते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला अरबाइन, और कुछ ऐसे जानदार अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जो कि 4 पैरों पे चलते हैं, जैसी कैटल, जितनी भी है एनिमल्स वो 4 पैरों से चलते हैं। फिर अल्लाह ताला के फरमाता है यखलुकुल्लाहु मा यशाउ, अल्लाह ताला उस चीज को पैदा फरमाता है, तखलीक करता है जो अल्लाह इरादा करे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर एक चीज के ऊपर, हर एक काम के ऊपर कादिर है, कुदरत रखता है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक ही किस्म के पानी से मैंने तमाम जानदारों को पैदा किया, लेकिन फिर उसमें डाइवर्सिटीज हैं, कुछ पैरों पर चलते हैं, कुछ जो है बिलीज के ऊपर चलते हैं, कुछ और जानदारों के 2 पैर हैं, कुछ के 4 पैर हैं। तो ये अल्लाह ताला की सुप्रीम और अल्लाह ताला की जो है पावर के बारे में बताता है कि अल्लाह ताला उन चीजों को पैदा फरमाता है जिनका वो इरादा रखता है, और जिस चीज का अल्लाह ताला इरादा नहीं करता तो वो चीज पैदा नहीं होती। तो अल्लाह ताला की क्या है, अल्लाह ताला की पावर के बारे में इस आयत मुबारका में जो अल्लाह ताला की कंप्लीट पावर है उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, उनके डिफरेंट कलर्स हैं, उनके मूविंग हर हरकत के तरीके डिफरेंट हैं, ऑल्दो अल्लाह ताला ने उनको एक ही किस्म के पानी से
پیدا کیا، زندہ کیا، لیکن پھر ان میں ڈائیورسٹی ہے. اور یہی چیز ہم بایولوجی میں پڑھتے ہیں جس کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں کہ پلانٹس میں، اینیملز میں اقسام ہیں، ان میں ویرائٹیز ہیں. ایک ہی قسم کا سب کو خوراک پانی اویلیبل ہے، لیکن پھر ان کا جو ہے فارم، شیپ، کلر، ایٹنگ ہیبٹ، موونگ، یہ سب جو کریکٹرز ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اچھا، نیکسٹ آیت سورہ الحجر آیت نمبر 19. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو زمین ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی کس چیز کے لیے؟ and the earth we have spread out and placed therein from health. زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھائی انسانوں کے لیے، اس میں مختلف قسم کے پلانٹس، ہر قسم کے پلانٹس اس میں اگتے ہیں. تو پلانٹس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی. پھر اس زمین کو پہاڑوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ساکن کیا، مضبوط کیا. زمین ہل رہی تھی. عبداللہ خان کون ہے؟ Turn off your camera. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھا، جس طرح کیل ٹونک دیتے ہیں ہم کسی چیز کے اوپر تو وہ فکس ہو جاتا ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے فکس کیا، پہلے زمین بچھائی پھر اس کو پہاڑوں کی مدد سے فکس کیا. بڑے بڑے پہاڑ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فکس کی، اور پھر and cause each seemly thing to grow here therein. اور پھر اس زمین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ plants of every kind اس میں گروتھ کرتے ہیں، اس میں اگتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں ایک لمیٹڈ ایریا میں خاص قسم کے جو پلانٹس ہیں وہ گرو کرتے ہیں، اگتے ہیں، لیکن وہ پلانٹس اپنی لمیٹڈ ایریا سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. ایک بیلنسڈ میئر میں، ایک خاص انداز سے، ایک نارمل یا فکس جو ہے اس کا سائز ہوتا ہے ہر ایک پلانٹ کا، ایک فکس اس کا ہائٹ ہوتا ہے، فکس جو ہے تھکنیس ہوتی ہے، اور کوئی بھی پلانٹ اپنی فکس ہائٹ سے، تھکنیس سے یا فکس سائز سے تجاوز نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. تو ہر ایک پلانٹ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور ایک بیلنسڈ میئر میں، ایک لمیٹڈ ایریا میں گرو کرتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہمیں بیان کرتا ہے. جس طرح آپ اپنی ارد گرد نظر دوڑائیں تو پلانٹس، اینیملز، ان کا جو سائز ہے، شیپ ہے، یا پھر ہائٹ ہے، تھکنیس ہے، تو وہ ایک لمیٹڈ اندازے میں ہے. اور کوئی بھی پلانٹ جو ہے کسی بھی ایریا کے لیے لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ کسی انٹائر زمین کو کور نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کیا ہوا ہے ایک خاص ایریا میں گرو کرنے کے لیے. اچھا، تو پلانٹس، اینیمل، ان کے سائز، شیپ وغیرہ سب فکس ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خود پرسکرائب کیا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ اسی حکم کے مطابق چل رہے ہیں. نیکسٹ آیت نمبر 96 سورہ الانعام. ان اللہ فالق الحب، آیت نمبر 66 سورہ النحل. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو کیٹل ہے ان میں سے آپ کے لیے ان میں ایک لیسن رکھا. کس طرح لیسن؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ کیٹل جو ہے، جو خوراک، جو چیز یہ کھاتے ہیں بطور فوڈ، اس فوڈ میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کے لیے بالکل فریش اور تازہ اور پینے کے قابل دودھ ان کے پیٹ میں سے بناتا ہوں. دو جگہوں کے درمیان، ایک سائڈ پہ بلڈ ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ اس کا ایکسکریٹری یا ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے، اور درمیان میں
मिल्क बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं, और ये मिल्क कभी भी ब्लड के साथ या फिर एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं होता, बल्कि बिल्कुल प्योर दूध निकलता है। तो ये सब कुछ करने वाला कौन है? एक अल्लाह जो हर चीज पे कादिर है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड लो इन केटल्स में से देयर इज अ लेसन फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या है? लेसन है, सबक है। कैसा लेसन, कैसे सबक? अल्लाह ताला फरमाता है, वी गिव यू टू ड्रिंक ऑफ डेट विच इज इन देयर बिलीज, हम आपको पीने के लिए वो चीज देते हैं जो कि उनके बिली में है, पेट में है, जानवरों के पेट में, जैसे गाय बकरी वगैरह का दूध है। फ्रॉम बिटवीन द रिफ्यूज मीन्स जो एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल है, एंड द ब्लड और वेस्ट मटेरियल के दरमियान में से अल्लाह ताला हमें बिल्कुल साफ और खालिस दूध देता है। तो ये कौन है? ये अल्लाह ताला करता है। प्योर मिल्क है, पैलेटेबल है, पैलेटेबल मीन्स एक्सेप्टेबल है टू ड्रिंक, पीने के लिए लोग उसको लोग पसंद करते हैं, इट मीन्स ये पैलेटेबल है टू द ड्रिंकर्स, पीने वालों के लिए। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। ये कैमरा किसका ऑन है? समझ नहीं आती आपको? टर्न ऑफ योर कैमरास हुजैफा खान, कैमरा बंद करो। अच्छा, नेक्स्ट सूरह अल-अनाम आयत नंबर 96। हमजा शफी, ये समझ नहीं आती आपको? इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, लो अल्लाह, इट इज मतलब वो अल्लाह है, who split the grain of corn and the date stone for sprouting, वो जात अल्लाह ही है जिसने जमीन के अंदर में से कौन, जो जिसको आप मतलब जो अनाज वगैरह के जो कॉर्न्स हैं, जैसे राइस है, मेज है, व्हीट वगैरह के कॉर्न्स हैं, और साथ में डेट के जो स्टोन है उसमें से पौधे, अल्लाह ताला ने उनमें से प्लांट्स पैदा की, प्लांट्स बनाए। तो ये कौन करता है? ये अल्लाह ताला करता है। इस तरह पहली आयत में बयान हुआ था कि अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई, पूरा यूनिवर्स एक सॉलिड बॉल था, फिर उसको एक दूसरे से अलग किया, जमीन आसमान अलग दोनों। फिर अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई, और बारिश की मदद से ईच एंड एवरीथिंग उसमें ग्रोथ करने लगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब जमीन में पानी पहुंच गया तो उसमें से ग्रेन्स, डिफरेंट किस्म के ग्रेन्स उगने लगी, उसमें से डेट जो है स्टोन, डेट स्टोन मतलब खजूर का जो स्टोन है, जो खजूर की गठली है, उसमें से खजूर का पौधा निकल आया। He bring forth the living from the dead. नेक्स्ट अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ऐसा जात हूँ जो कि जानदार चीज को बेजान चीज से बनाता हूँ। सिंपल अल्फाज में, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में आप कंसिडर करें, इंसान पहले, इंसान का वजूद किसी भी लिविंग थिंग का वजूद नहीं था, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया। नेक्स्ट सपोज एग है, एग से अल्लाह ताला ने एक चूजे को पैदा किया, तो ये डेड से अल्लाह ताला ने लिविंग को पैदा किया। एंड द ब्रिंगर फोर्थ ऑफ द डेड फ्रॉम द लिविंग, और फिर उस लिविंग चीज को दोबारा क्या करता है? उसको डेड भी करता है। जैसे इंसान, प्लांट्स वगैरह, एनिमल चीज जिंदा है, उनका जब एक खास टाइम जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर किया होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो लिविंग से दोबारा ये डेथ हो गया। और फिर ये डेड बॉडी से दोबारा जब कयामत का दिन होगा तो फिर ये सारी जो लिविंग थिंग्स है ये दोबारा जिंदा हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला लिविंग चीज को डेड करता है, डेड से उसको दोबारा लिविंग करता है, और ये सब कुछ करने वाला अल्लाह की वाहिद जात है, वहदहु ला शरीक है, जो इबादत के काबिल है। सच इस अल्लाह, तो इस तरह है अल्लाह। हाउ देन आर यू रिवर्टेड, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन चीजों को समझने के बाद भी आप इनकार करते हो, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, या फिर उसको एक नहीं मानते, गैरों के आगे सजदा करते हो, गैरों से मदद मांगते हो। ये अल्लाह ताला की जात जब इतनी ज्यादा खुसूसियात अल्लाह ताला की जात में है, इतना अजीम रब है, तो हक उसी का फिर हक बनता है कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें, उसी से मदद मांगे और उसकी तारीफ करें, गैरों के आगे हम ना जाएं। तो यहाँ तक का ये
साइंटिफिक मतलब साइंस और बायोलॉजी का आपस में एक रिलेशन था। इसके बाद हम शुरू करते हैं पेज नंबर 12 पे, मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस में कितना कंट्रीब्यूशन है, जो आप आमतौर पर जो है हम पढ़ते हैं, हम सपोज हम न्यूटन पढ़ते हैं, हम जो है गैलीलियो पढ़ते हैं, हम डार्विन पढ़ते हैं, लामार्क पढ़ते हैं, मेंडल हम पढ़ते हैं, बहुत सारे और भी साइंस के जो ब्रांचेस हैं उसमें हम डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि साइंस में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ गैर मुस्लिम साइंसदानों का है, नहीं, मुसलमान साइंसदानों का भी साइंस में हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा उनकी कंट्रीब्यूशंस है, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट है। उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पेज नंबर 12 पे फर्स्ट जो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट है उसका नाम है जाबिर बिन हयान, JABIR, सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान कॉमनली उसको हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। Muslim scientists and their contribution. Muslim scientists contributed a lot of knowledge to the science of biology. Muslim scientists ने biology के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने contribute किया है। And medicines from 8 to 15th century. Biological sciences में और medicine में 8 से 15th century तक मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा इसमें contribute किया है, उसमें अपना हिस्सा एड किया है। Their views were highly respected. उनके जो व्यूज थे, नजरियात थे, उनका जो नॉलेज था were highly respected, और उनके नजरियात का लोग जो है वो एहतराम करते, उसको मान देते, इस्तेमाल करते हैं। And taken as authority, उनको सही मानते थे, उसको इस्तेमाल करते as authority. Some of the famous Muslim scientists are, first नंबर है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान एक मुसलमान साइंसदान है। डेट ऑफ बर्थ 721 AD एनो डोमिनी, एंड डेट ऑफ डेथ 815 AD। 721 में पैदा हुए थे और 815 में उसकी वफात हो गई थी। जाबिर बिन हयान वाज बोर्न इन, कहां पर पैदा हुआ था? जाबिर बिन हयान वाज बोर्न इन ईरान। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए थे और ईरान का एक शहर उसका खुरासान उसका नाम है, वहां पर वो पैदा हुई थी। एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक, और उन्होंने इराक में मेडिसिन, जिसको हम डॉक्टरी कहते हैं, डॉक्टरी में वहां से उन्होंने प्रैक्टिस किया इराक में। He was also an astronomer, वो एक एस्ट्रोनॉमर था, जिसको आप माहिर फलकियात कहते हो, जो मौसम वगैरह का हाल हमें सुनाते हैं, बताते हैं, तो ये माहिर फलकियात है। He was also a pharmacist, वो एक फार्मासिस्ट भी था। जैसे आप पढ़ चुके हो फार्मेसी में हम क्या करते हैं, हम फार्मेसी में मेडिसिन, उनका ओरिजिन, वो उनका जो है इफेक्ट हम पढ़ते हैं, हम किस तरह मेडिसिन बनाएंगे। तो जाबिर बिन हयान जो है वो फार्मासिस्ट भी था, और उसको मॉडर्न मेडिसिन का फादर भी कहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन, ये जाबिर बिन हयान ने बहुत ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन बनाए हैं। अच्छा, he was also a physician, वो एक फिजिस्ट भी था, सॉरी फिजिशियन, फिजिशियन मींस एक डॉक्टर था, फिजिशियन एक डॉक्टर था, जिसको हम तबीब कहते हैं। तो वो एक फिजिशियन भी था, तबीब भी था, बीमारियों का इलाज भी करता था, फिलोसोफर भी था, फलसफी भी था, जिसको हम कहते हैं कि अकल दानाई वगैरह की बातें करता है, इंजीनियर, और वो एक इंजीनियर भी था। तो ये एक मल्टी टैलेंटेड साइंटिस्ट था। जो बायोलॉजी के लिहाज से उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री एंड आल्सो रोट मैनी बुक्स। जाबिर बिन हयान ने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को भी इंट्रोड्यूस किया। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री मतलब जो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करवाते हैं आप लेबोरेटरीज में, उनके लिए टूल्स या इंस्ट्रूमेंट और उनके लिए प्रोसेसेस, कुछ 5-6 प्रोसेसेस उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जैसे डिस्टिलेशन है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन है,
सबसे पहले H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सबसे पहले जाबिर बिन हयान ने इनको बनाया था। तो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री उसने इंट्रोड्यूस की। अगर हम बात करें बायोलॉजी के लिहाज से, तो बायोलॉजी में जाबिर बिन हयान का जो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, द टू बुक्स आर नोटवर्थी, दे आर अल नबातात एंड अल हैवानात। अल नबातात स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, NABATAT, अल नबातात। नबातात मींस प्लांट्स। एक ऐसी किताब जिसमें जाबिर बिन हयान ने प्लांट्स के बारे में लिखा है। एंड अल हैवानात, हैवान मींस एनिमल, तो उस किताब में जाबिर बिन हयान ने एनिमल्स के बारे में कुछ बातें लिखी है, एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में। उसकी दो किताबें हैं, अल नबातात एंड अल हैवानात। तो ये उसकी कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी के लिहाज से। अच्छा, नेक्स्ट अब्दुल मालिक आसमाई, मुस्लिम साइंटिस्ट अब्दुल मालिक आसमाई। अब्दुल मालिक आसमाई, डेट ऑफ बर्थ 740 AD और डेट ऑफ डेथ उसकी 828 AD है। कहां पर पैदा हुए थे? ही वॉज बोर्न इन बसरा, वो बसरा में पैदा हुए थे। एंड ही वॉज रिगार्डेड एज स्पेशलिस्ट इन एनिमल साइंसेस, वो एनिमल साइंस में स्पेशलिस्ट था। ही वॉज बोर्न इन बसरा, ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। मुसलमान साइंसदानों में सबसे पहले अब्दुल मालिक आसमाई था, जिन्होंने तकरीबन तमाम एनिमल्स को या डिफरेंट एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया, और फिर उनके जो करेक्टर्स है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में अब्दुल मालिक आसमाई ने किताबें भी लिखी। ही रोट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स में जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बुक्स लिखी, लेकिन उसको स्पेशलिस्ट ऑफ एनिमल्स कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वो zoology में है। बुक्स क्या है? हिज फेमस बुक्स आर अब्दुल मालिक आसमाई के जो फेमस किताबें हैं, सबसे पहले अल-खील। अल-खील अरबी में है और इसका मतलब है अबाउट हॉर्सेस। हॉर्सेस, घोड़ों के बारे में उन्होंने किताब लिखी, उनकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी ईच एंड एवरीथिंग लाइफ के, जैसे सपोज उनका बॉडी के कैरेक्टर्स क्या हैं, वो रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं, वो सपोज रिस्पायरेशन सांस कैसे लेते हैं, तो डिफरेंट जो उनकी बॉडी की कैरेक्टर्स है वो सारे उन्होंने अल-खील में लिखे हैं। नेक्स्ट अल-इबल। अल-इबल, इबल का मतलब है केमल। केमल्स के बारे में, ऊंट के बारे में, ऊंटों के बारे में उसने किताब लिखी। नेक्स्ट अशा, अबाउट शीप, शीप के बारे में उसने किताब लिखी। नेक्स्ट जो बुक है अल-वहूश। अल-वहूश अबाउट वाइल्ड एनिमल्स। अल-वहूश जो है वो वाइल्ड एनिमल मींस जंगली जानवरों के बारे में है। जंगली जानवर क्या है? वो जानवर जो हम आमतौर पे घरों में नहीं रख सकते, नहीं पाल सकते। द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड द वाइल्ड एनिमल्स। तो जंगली जानवरों के बारे में उसकी किताबें जैसी शेर है, एलिफेंट है, टाइगर वगैरह है, तो ये जंगली जानवर है, उनके बारे में उन्होंने किताब लिखी। और ये सबसे पहले उन्होंने इनको स्टडी किया डिटेल में, और उसके बाद फिर वो इंफॉर्मेशन बुक्स में उन्होंने आगे लिखी। नेक्स्ट खल्कुल इंसान। खल्क इंसान, इंसान की पैदाइश, मतलब है इंसान की बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन क्या है। जैसे हार्ट का फंक्शन, किडनीज का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, आईज का फंक्शन, तो ये खल्कुल इंसान में उसने लिखा। पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की बॉडी के अंदर हर एक पार्ट का जो फंक्शन है वो। तो ये अब्दुल मालिक आसमाई की कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में। उन्होंने किताबें लिखी एनिमल्स के ऊपर, अल-खील, अल-इबल, अश्शा, अल-वहूश एंड खल्कुल इंसान। और इन बुक्स में उन्होंने अपनी जो खुद उनकी ऑब्जर्वेशंस है जो उन्होंने एनिमल्स के बारे में की थी, उन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने जो है अपनी इस बुक्स में बयान किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो अली सीना।
अबू अली सीना एक मुस्लिम साइंटिस्ट है। डेट ऑफ बर्थ उसकी 980 AD और डेट ऑफ डेथ 1037 AD। 980 में पैदा हुए थे और 1037 में वो वफात पा गई थी। He was born in, कहाँ पर पैदा हुए थे? He was born in बुखारा, नियर बुखारा, बुखारा में वो पैदा हुए थे। He is honored as the founder of medicine। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन उसकी मेडिसिन में है, मेडिसिन में दवाइयाँ, वो फाउंडर ऑफ मेडिसिन है, बहुत ज्यादा उन्होंने मेडिसिन को बनाया है प्लांट्स वगैरह से। एंड कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट, और वेस्ट में वो अलिसीना का नाम था एविसीना। वेस्ट में वो अलिसीना को एविसीना के नाम से लोग जानते थे। और फाउंडर ऑफ मेडिसिन है, मतलब जो दवाइयाँ हैं सबसे ज्यादा जो दवाइयाँ बनाई हैं वो अलिसीना ने बनाई है। He was also an expert in mathematics। मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट था, एस्ट्रोनॉमी में था, फिजिक्स में था एंड पैलियोंटोलॉजी। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, माहिर फलकियात, फिजिक्स में था एंड पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, तो पैलियोंटोलॉजी में माहिर था। इसके अलावा फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में और मैथमेटिक्स में माहिर था। He worked on the structure, function and diseases of the eyes। उन्होंने किस चीज पे काम किया? स्ट्रक्चर ऑफ द आई पे, आई का स्ट्रक्चर, जैसे हम कहते हैं नेक्स्ट आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे, आई है तो उसे हम आंख से हम देखते हैं चीजों को, कैसे हम देखते हैं, और पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है, उसके नीचे पर क्या है, और लास्ट पार्ट क्या है। रेज, रेज किस तरह आते हैं किसी भी चीज से, वो रेज आईज में एंटर कैसे होते हैं, फिर वो रेज लेंस तक कैसे पहुंचते हैं, फिर लेंस उसको पीछे रेटिना के ऊपर किस तरह फोकस करते हैं, फिर ये इमेज कैसे बनता है, ब्रेन उसको किस तरह रीड करता है। तो ये सब कुछ ये आई करता है। और आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन ये अब्दुल मलिक आसमाई ने बयान किया था। इसके अलावा he also worked on the eyes and describe about 130 diseases of the eyes। आइज की बहुत ज्यादा डिजीजेस हैं और अब्दुल मलिक आसमाई ने अपनी ऑब्जर्वेशंस की आइज के ऊपर, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन वो बयान किया। और इसके साथ साथ उसने मोर देन 130 डिजीज ऑफ द आई को डिस्क्राइब भी किया, उनका फिर ट्रीटमेंट भी वाज़ेह किया। जैसे आई का सपोज लेंस खराब हुआ, उसमें रेटिना में कोई फर्क आ गया, जो सेल्स हैं जिनसे हम देखते हैं, जैसे रॉड्स और कौन सेल्स है जो हमें तारीकी में या फिर हमें लाइट में की चीजों को विजुअलाइज करता है। तो अगर सपोज रॉड्स और कोन में फर्क आ गया तो कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। आइज में सपोज टीयर्स अगर नहीं बनते तो क्या प्रॉब्लम होगा, आइज खुश्क हो गई, या फिर आइज का जो लिड है वो खराब हो गया, या फिर आई के अंदर फ्लूइड होते हैं, अगर वो फ्लूइड खराब हुआ या फिर कम हुआ। तो इस तरह बहुत सारे और भी डिजीजेस हैं जो कि उन्होंने बयान किया है, उन्होंने उस पर काम किया था और साथ में फिर उनका इलाज भी बताया था। नेक्स्ट उसकी जो अहम किताब है अल कानून फिल तिब इज नोन एज द कैनन ऑफ मेडिसिन, मतलब हाउ टू मेक मेडिसिन। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ही वाज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, तो उस लिहाज से उसने किताब लिखी अल कानून फिल तिब, मतलब है हम किस तरह मेडिसिन, दवाइयाँ किस तरह हम बनाएंगे, इन द वेस्ट एंड इज ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस। वेस्ट में अल कानून फिल तिब को डिफरेंट जुबानों में ट्रांसलेट किया और लोग जो हैं उसको इस्तेमाल कर रहे थे कि हम किस तरह दवाइयाँ बनाएं। तो ये अबू अली सीना की कंट्रीब्यूशन थी। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मेडिसिन में वो एक्सपर्ट था, और नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में, पैलेंटोलॉजी में, फिर उसके बाद उसने काम किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आइज पे, फिर आइज की मोर देन 130 डिजीजेस को बयान किया, उसका फिर इलाज भी बता दिया। और उसके साथ साथ अल कानून फिल तिब जो उसकी बहुत ज्यादा मशहूर किताब है उसको बयान किया, उसको लिखा, और उस किताब में उसने लिखा कि हम किस तरह मेडिसिन को बनाएंगे, और फिर उस किताब को यूरोप में उन्होंने अपनी जुबानों में ट्रांसलेट किया, उससे फायदा ले रहे थे। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर।
साथ में आप होमवर्क नोट करें। कल के लिए आप होमवर्क नोट करें अपने पास, जो लिंकेज ऑफ बायोलॉजी है विद अदर फील्ड्स, उसमें बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री कल आपने नोट किया था, आज नोट करें होमवर्क पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे चैप्टर नंबर 1 पेज 5 बायोजियोग्राफी। आज का आपका ये टॉपिक होमवर्क हो गया। बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री ये आपका होमवर्क हो गया, और उसके साथ साथ बायो इकोनॉमिक्स। तो ये 3 लिंकेजेस ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स है, ये आपका आज का होमवर्क हो गया। बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायो इकोनॉमिक्स। इंशाल्लाह कल फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो है मुस्लिम साइंटिस्ट से। अब अगर लेक्चर में, इसी लेक्चर में या फिर प्रीवियस में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें और अपना क्वेश्चन बारी बारी पूछ लें। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।